Welcome back to TechWeb Gate classes. So from today we will look into wastewater treatment, right? First, let us understand what wastewater management means. Okay, in wastewater management, we will basically quantify the wastewater, collect or transport the wastewater, treat the wastewater, and then finally dispose it. Okay. अब ये क्वेश्चन उठता है कि हम ये जो ट्रीटमेंट करेंगे वेस्ट वाटर का वो ट्रीटमेंट किस बेसिस पे होगा, राइट? तो ये जो ट्रीटमेंट होगा ना वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट कि ये जो वेस्ट वाटर है उसको ट्रीटमेंट के बाद आप कहाँ पे डिस्पोज कर रहे हो। मान लो कि कोई ड्रिंकिंग वाटर सोर्स है, कोई नदी है, ठीक है, और उस नदी में आप इस वेस्ट वाटर को अगर डिस्पोज करना चाहते हो तो उसके लिए एक ट्रीटमेंट होगा। या फिर मान लो उसे आप ग्राउंड वाटर में जस्ट ऐसे ही ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए आप डिस्पोज कर दो तो उसके लिए एक ट्रीटमेंट होगा। तो ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द डिस्पोजल फर्स्ट। सेकेंड कि अगर आप उस वेस्ट वाटर को रीयूज करना चाहते हो, मान लो उसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज करना चाहते हो तो उसका एक ट्रीटमेंट होगा। और अगर आप उसको मान लो कि किचन में या गार्डन में कहीं पे यूज करना चाहते हो तो उसका एक ट्रीटमेंट होगा। तो द ट्रीटमेंट विल डिपेंड अपॉन रीयूज और द डिस्पोजल टाइप। ओके, अगर हम देखें कि क्या क्या पॉल्यूटेंट्स वेस्ट वाटर में प्रेजेंट होता है तो ऑर्गेनिक मैटर का आपको पता है कि इट जनरेट्स ऑक्सीजन डिमांड, राइट? पैथोजेंस मतलब कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया जो कि डिजीज कॉज कर सकता है, डिजीज जैसे कोलेरा। ओके, न्यूट्रिएंट्स के बारे में आपको पता है कि न्यूट्रिएंट्स बेसिकली क्या क्या है, कार्बन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन। और ये न्यूट्रिएंट्स की वजह से क्या होता है, ये आपका देखो ये एल्गल ग्रोथ, ठीक है, और इसको यूट्रोफिकेशन भी कहते हैं, यूट्रोफिकेशन। ये एल्गल ग्रोथ हो जाता है अननेसेसरीली। अच्छा, और थर्मल पॉल्यूशन को भी आपको पता है, थर्मल टेम्परेचर से डिजॉल्व ऑक्सीजन डिपेंडेंट है और टेम्परेचर से आपका जो ऑर्गेनिक मैटर का बायोडिग्रेडेबल डिकम्पोजिशन होना है वो भी डिपेंडेंट है। रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट भी हो सकता है, दिस आर टॉक्सिक। ओके, दिस आर टॉक्सिक टू ह्यूमंस। ओके, सस्पेंडेड सॉलिड एंड सेडिमेंट। अब सस्पेंडेड सॉलिड अगर प्रेजेंट होगा तो वाटर आपका टर्बिड हो जाता है, राइट? ज़्यादा टर्बिड वाटर होगा तो उसमें आपका सनलाइट नीचे तक नहीं पहुंच पाएगा। तो मान लो उसमें कुछ प्लांट्स प्रेजेंट है तो उसका फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल भी घट सकता है। और क्या हो सकता है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, अगर हवा में फाइन पार्टिकुलेट प्रेजेंट है PM 2.5 तो वो हमारे लंग्स में जाके बैठ जाता है। सिमिलरली अगर बहुत फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल है तो वो फिश के गिल्स में जाकर के बैठ जाता है और वो उसे नुकसान करता है। इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट में क्या हो सकता है, इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट में आपका बेसिकली वो फ्लोरा एंड फौना को डिस्टर्ब करेगा, राइट? और ये पब्लिक हेल्थ इशू भी कर सकता है, जैसे अगर फ्लोराइड प्रेजेंट है या फिर आर्सेनिक प्रेजेंट है तो, या और भी बहुत सारे केमिकल अगर वो प्रेजेंट है तो इट अफेक्ट्स द ह्यूमन हेल्थ आल्सो। ये जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है उसका अगर हम एक ओवरव्यू लें तो ये ट्रीटमेंट 3 प्रकार के हो सकते हैं, राइट? जैसे आपको अगर याद हो तो वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन किए थे। सिमिलरली यहाँ पे जो ट्रीटमेंट होगा वो या तो फिजिकल होगा या केमिकल होगा या बायोलॉजिकल होगा। ओके, अब फिजिकल में क्या होगा, फिजिकल में बेसिकली आप फिजिकल फोर्सेस के मदद से आप ट्रीटमेंट करते हो। जैसे मान लो कि कोई बड़ा पार्टिकल है, राइट? वो बड़ा पार्टिकल है तो उसको आप यहाँ पे कोई छकनी लगा करके उसको रोक सकते हो, या कोई बड़ा पार्टिकल है उसको ऐसे रहने दो तो वो सेडिमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ या पॉल्यूटेंट को हटा रहा हूँ, यहाँ पे उस पार्टिकल के फिजिकल प्रॉपर्टी की मदद में ले रहा हूँ, राइट? केमिकल प्रोसेस में क्या आएगा, केमिकल प्रोसेस में अगर आपने कोई केमिकल ऐड कर दिया, ठीक है, या फिर कोई केमिकल रिएक्शन होकर के कुछ प्रेसिपिटेट कर जा रहा है तो इस तरह का होगा केमिकल प्रोसेस।
बायोलॉजिकल प्रोसेस में क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस में भाई पूरा काम आप दे देते हो किसको, बैक्टीरिया को, कहते हो खाओ खाना, बैक्टीरिया किसी तरह से खा पी करके वो जो वेस्ट वाटर में पॉल्यूटेंट है उसको हटा देगा, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि फिजिकल यूनिट ऑपरेशन, इसको हम क्या कहेंगे, दीज आर ट्रीटेड बाय फिजिकल फोर्सेस। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, एग्जाम्पल जैसे स्क्रीनिंग, रोक दो, या फिर फ्लोक्यूलेशन, राइट, सेडिमेंटेशन, फ्लोटेशन, फिल्टरेशन, राइट। अच्छा, केमिकल में क्या होगा, केमिकल में आप या तो ऐड करो केमिकल को, या फिर कोई आप ऑब्वियसली ऐड कर रहे हो तो उसके बाद कोई केमिकल रिएक्शन भी हो सकता है। यहाँ पे एडिशन के बाद में हो सकता है प्रेसिपिटेट कर जाए, एड्सॉर्प्शन, गैस ट्रांसफर, डिसइंफेक्शन, दीज आर द केमिकल यूनिट प्रोसेसेस। ओके, बायोलॉजिकल यूनिट प्रोसेसेस में क्या होगा, पूरा काम किसको आपने दे दिया, बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। तो वो क्या करता है कि बैक्टीरिया बेसिकली आपका जो बैक्टीरिया तो खुद ही छोटा है, ठीक है, तो उसको खाना भी छोटा छोटा ही चाहिए। तो उसको क्या है कि अगर आपके पानी में कोलोइडल या डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर है तो वो क्या करेगा, इस कोलोइडल और डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर को खाना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और खाने के बाद में क्या होगा, कुछ एंड प्रोडक्ट बनेगा, उसमें मान लो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, कुछ गैसेस बन गए, तो वो गैसेस क्या होगा, एस्केप कर जाएगा, राइट, और वो आपका चला गया। और बाकी क्या है कि वो जब खाना खाएगा तो वो अपना बैक्टीरिया अपना आबादी भी बढ़ाएगा, ठीक है, वो इट विल रिप्रोड्यूस एंड इंक्रीज इन नंबर। अब ये जो बैक्टीरिया है वो क्या है, सस्पेंडेड में ऑर्गेनिक मैटर है। और ये जो सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर है तो बेसिकली हुआ क्या, कोलोइडल एंड डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर से आपने कन्वर्ट कर दिया सस्पेंडेड बैक्टीरिया में, और उस सस्पेंडेड बैक्टीरिया को आप फिजिकल ऑपरेशन से दूर कर लो, कोई आराम से उसको सेटल करा सकते हो, ठीक है। अच्छा, और आप ये जो बैक्टीरिया है इसके थ्रू आप क्या, नाइट्रोजन ऑक्सीजन डिमांड भी हमने देखा था, तो नाइट्रोजिनियस कंपाउंड या नाइट्रोजन को भी आप रिमूव कर सकते हो वेस्ट वाटर से। और क्या रिमूव कर सकते हो आप, अगर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है जैसे कि फॉस्फोरस सल्फेट, ठीक है, फॉस्फोरस प्रेजेंट है, सल्फेट प्रेजेंट है, तो इनको भी आप विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल यूनिट प्रोसेस रिमूव कर सकते हो। ओके, अगर हम देखें कि ये रॉ वाटर है और ये रॉ वाटर आया, सबसे पहले इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा, देन सेकेंडरी होगा, देन टर्सरी होगा। ओके, प्राइमरी ट्रीटमेंट में बेसिकली आपका फिजिकल फोर्सेस के मदद लेंगे। ओके, फिजिकल फोर्सेस से जो बड़े साइज के पार्टिकल है स्क्रीन कर लो और या फिर सेडिमेंट कर लो, इस तरह से आप हटा सकते हो। अच्छा, सेकेंडरी में क्या होगा, सेकेंडरी में बेसिकली देखो, फिजिकल में जो बड़े साइज के पार्टिकल थे उसको आपने हटा दिया, सेकेंडरी में आप क्या करोगे, सेकेंडरी में आपका अगर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है जो कि कोलोइडल और डिजॉल्व, ठीक है, कोलोइडल या डिजॉल्व फॉर्म में ऑर्गेनिक मैटर अगर प्रेजेंट है तो उसका आप बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हो विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, और ये इससे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये ऑर्गेनिक मैटर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, बैक्टीरिया ने तो खाना खा लिया और पूरा बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया बन गया, ठीक है। और ये बैक्टीरिया एक्चुअली में क्या है, ये है आपका सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर, राइट, और इस सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर को फिर आप सेटल करा देते हो। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या हो रहा है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज बेसिकली द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। म्युनिसिपल वेस्ट वाटर में बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट तक ही करके छोड़ देते हैं, बट कहीं कहीं हम टर्सरी ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। टर्सरी ट्रीटमेंट में मेरा जो मेन एम होता है ये न्यूट्रिएंट्स को रिमूव करने का होता है, ठीक है। अगर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है तो न्यूट्रिएंट्स को हम रिमूव कर सकते हैं इन टर्सरी ट्रीटमेंट। तो इस तरह से जो आपका वेस्ट वाटर आएगा उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट होगा और टर्सरी ट्रीटमेंट होगा। उसके बाद ट्रीटेड वेस्ट वाटर को आप डिस्पोज कर सकते हो या फिर रीयूज कर सकते हो। अब हम लोग देखेंगे कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ट्रीटमेंट को डिटेल से एक बार समझते हैं कि इसमें क्या क्या यूनिट आएगा और क्या क्या यूनिट में क्या क्या ट्रीटमेंट होगा। ओके, देखें कि प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में बेसिकली सॉलिड मैटर्स मतलब बेसिकली ये सस्पेंडेड, ठीक है,
सस्पेंडेड सॉलिड मैटर रिमूव हो जाता है, और ये सस्पेंडेड सॉलिड मैटर जो है ना वो कहीं ना कहीं आपका 60% ऑफ सस्पेंडेड रिमूव हो जाता है। कुछ छोटे साइज के रिमूव यहाँ पे नहीं हो पाते हैं, कोलॉइडल भी रिमूव नहीं हो पाता है, और ये लगभग आपका 30% BOD भी रिमूव कर सकता है, क्योंकि ये जो आपका सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर है ये BOD इट विल हैव सम ऑक्सीजन डिमांड, राइट। तो 30% BOD तक लगभग प्राइमरी ट्रीटमेंट में रिमूव हो सकता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आपका देखो ये क्या है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। दिस इज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, यानी कि बायोलॉजिकल कन्वर्सन किस चीज का? डिसॉल्व्ड एंड कोलॉइडल ऑर्गेनिक का आपने बायोमास में, ये जो बायोमास है दिस इज सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर, ये हो गया सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर। तो हो रहा है क्या सेकेंडरी ट्रीटमेंट में? कोलॉइडल एंड डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर इज कन्वर्टेड इनटू सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर। ओके, टर्सरी ट्रीटमेंट में क्या हो रहा है? टर्सरी ट्रीटमेंट में हम लोग बेसिकली वी विल रिमूव न्यूट्रिएंट्स, जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, तो उसको रिमूव करेंगे। एक बार अगर हम ओवरव्यू देखें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का, तो आप देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से वेस्ट वाटर आया, राइट, दिस वेस्ट वाटर केम, स्क्रीनिंग होना है, हम देखेंगे इसको डिटेल में एक एक करके। स्क्रीनिंग होना है, फिर ग्रिड चेम्बर आप यूज़ करते हो, कहीं कहीं इक्विलाइजेशन टैंक भी यूज़ कर लेते हैं, और ये प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है, दिस इज सेडिमेंटेशन टैंक। उसके बाद में आपका कुछ होगा, बायोलॉजिकल कन्वर्सन होगा, फिर ये है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। तो यहाँ पे देखो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में और प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में कुछ नीचे सेटल होगा, वो जो नीचे सेटल हुआ है ना उसको हम कहते हैं स्लज, राइट। और ये स्लज को देखो, यहाँ से आपने ये स्लज को निकाला, और निकाल करके एक स्लज यहाँ से आया और एक स्लज सेकेंडरी ट्रीटमेंट से आया, ये ठीक है। ये जो स्लज है इसका हम लोग कुछ डाइजेशन कर देंगे, ठीक है, एनेरोबिक करते हैं बेसिकली डाइजेशन। जस्ट मैं एक ओवरव्यू देना चाह रहा था कि टोटल ट्रीटमेंट क्या क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक एक यूनिट को डिटेल में देखेंगे, राइट। तो ये जो आपका स्लज आया, ये दोनों स्लज को आप ठीक है, ये दोनों स्लज को आप एनेरोबिक डाइजेस्टर में भेज देते हो, और वहाँ पे एनेरोबिक डाइजेशन होना है, क्योंकि वो बैक्टीरिया है ना, वो बैक्टीरिया को आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हो, उसको भी आपको डिकम्पोज करके कुछ इनर्ट में डिकम्पोज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो वो बीमारी फैलाएगा, ठीक है। मान लो इतना बैक्टीरिया है, 1 kg बैक्टीरिया है, 1 kg बैक्टीरिया आप कहीं पर भी नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है, उसको वैसे। तो दिस इज द ओवरऑल ट्रीटमेंट। इसमें ये है यहाँ तक आपका दिस इज प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड दिस इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट, मतलब कि प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक तक प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा, उसके बाद में फिर आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट होगा। अभी यहाँ पे मैंने सेकेंडरी ट्रीटमेंट तक ही दिखाया है। ओके, नाउ लेट्स सी प्राइमरी ट्रीटमेंट इन डिटेल। प्राइमरी ट्रीटमेंट में आप देखोगे तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में सबसे पहला होता है क्या? स्क्रीनिंग, ठीक है। ये स्क्रीनिंग में क्या होगा, देखो एक बार कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाए तो फिर आप ट्रीटमेंट को एकदम अच्छे से समझ सकते हो। जितने भी पॉल्यूटेंट जो आपका वेस्ट वाटर में प्रेजेंट है वो 3 फॉर्म में रहता है, सस्पेंडेड, कोलॉइडल एंड डिसॉल्व्ड, राइट। अब ये जो सस्पेंडेड है इसको हम सबसे पहले, क्योंकि उसको सस्पेंडेड जो है उसको रिमूव करना बहुत आसान है, उसको हम सबसे पहले रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद में जो आपका कोलॉइडल और डिसॉल्व है उस पर टारगेट करते हैं। तो सबसे पहले देखो सस्पेंडेड में हम क्या करते हैं, मान लो आपके पास वेस्ट वाटर आ गया, उस वेस्ट वाटर में जो बड़े बड़े साइज के पार्टिकल हैं उसको आप छकनी लगा करके पहले ही छाक के अलग कर सकते हो, ठीक है। मान लो कि आपने कुछ इस तरह का छकनी लगा दिया, वो वेस्ट वाटर आ रहा है और ये मान लो उंगली है ऐसे छकनी, और यहाँ से आपका वेस्ट वाटर निकल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपने बड़े साइज के पार्टिकल को रोक दिया, मतलब पहला पार्ट आपने क्या किया, स्क्रीनिंग कर लिया, ठीक है। स्क्रीनिंग करके, स्क्रीनिंग के साथ में एक यहाँ पे देखो ये कम्यूनिटर में क्या करते हैं बेसिकली, मान लो कि कोई बहुत बड़ा बड़ा साइज का पार्टिकल है, इतना बड़ा पार्टिकल है कोई मान लो, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो उसको काट के थोड़ा इतने छोटे छोटे टाइप ऑफ पार्टिकल में उसको काटा जा सकता है। तो स्क्रीनिंग एंड कम्यूनिटर में क्या करते हैं, श्रेडिंग, यानी कि छोटा छोटा पीस में हम उसको काट सकते हैं। तो इस तरह से आपका पहला पार्ट ही हो गया स्क्रीनिंग एंड कम्यूनिटर, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि अब देखो वेस्ट वाटर में हमें ज़्यादा परेशान करता है कौन सा, ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर। मान लो कोई पत्थर है, कोई शीशे का टुकड़ा है, ठीक है, वो सब उतना दिक्कत नहीं करता है आपको। तो उसको अगर हम इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड मैटर को, या सैंड है उसको अगर हम हटा दें पहले से तो और आसान है। तो एक बार स्क्रीनिंग हो गया, उसके बाद मान लो कोई पत्थर जा रहा है, कोई इनऑर्गेनिक बड़े बड़े साइज के पार्टिकल जा रहे हैं, उसको हम ग्रिड चेम्बर में हटाते हैं, ठीक है।
पर यहाँ पे ध्यान ये रखना कि ग्रिड चेम्बर में हम कोशिश करते हैं कि बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को ना हटाएं। मान लो कि कोई सेब का टुकड़ा जा रहा है, ठीक है, तो वो सेब का टुकड़ा को हम ग्रिड चेम्बर में कोशिश करेंगे नहीं हटाएं। उसका रीज़न ये है कि अगर वो हट गया तो वो डिकम्पोज करेगा। हम चाहते हैं कि ग्रिड चेम्बर में मेनली मेरा इनऑर्गेनिक मैटर ही हटे। ओके, अब इसमें कुछ कुछ आपका मान लो कि कोई नॉन वेज लोग खाते हैं, चिकन खाते हैं, वो हड्डी का टुकड़ा भी जा रहा है, तो वो जो हड्डी का टुकड़ा है वो तो ऑर्गेनिक मैटर है, बट वो भी डिकम्पोज नहीं होता है। हड्डी का टुकड़ा कौन सा आपका डिकम्पोज होता है? आप देखना कहीं पे फेंक करके वो सालों साल आपका वैसे ही रहता है वो, ठीक है। तो ये जो हड्डी का टुकड़ा भी अगर मान लो कि ग्रिड चेम्बर में अगर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसे ऑर्गेनिक मैटर जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वो अगर ग्रिड चेम्बर में इनऑर्गेनिक मैटर के साथ में अगर आप हटा सकते हो तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ग्रिड चेम्बर में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन करवाते हैं। यहाँ पे कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि आपका जो इनऑर्गेनिक मैटर होता है ना, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑर्गेनिक मैटर से ज़्यादा है। मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर ज़्यादा है तो वो सेटल क्या जल्दी करेगा। तो यहाँ पे हम डिटेंशन टाइम को इतना ही रखते हैं कि मेरा सिर्फ इनऑर्गेनिक मैटर ही वहाँ पे सेटल करे, ऑर्गेनिक मैटर ना सेटल करे और वो आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो ग्रिड चेम्बर में सस्पेंडेड इनऑर्गेनिक मैटर को हम लोग टारगेट करते हैं और सस्पेंशन करा के उसको हटा लेते हैं। क्लियर हो गया? इसमें एक ये आ सकता है कि कुछ ऑर्गेनिक मैटर जैसे हड्डी का टुकड़ा भी वहाँ पे आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ो। अब आप क्या करते हो, अब आपके वेस्ट वाटर में सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर को तो आपने ग्रिड चेम्बर में नहीं हटाया ना, तो ये जो सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर है उसको आप क्या करोगे, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में नीचे डिपॉजिट करा दोगे। तो जैसे ही आपका वहाँ पे डिपॉजिट हो गया, अब नीचे से चाहो तो आप हटा लो, नीचे से जो स्लज है उसको हटा के कहीं और ट्रीटमेंट करा लो, ठीक है। पर यहाँ पे देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट तक क्या खत्म हो गया, प्राइमरी ट्रीटमेंट तक बड़े साइज के पार्टिकल सब खत्म, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो। सस्पेंडेड, ऑलमोस्ट सस्पेंडेड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो है सब हट गया, ठीक है। अब प्राइमरी से जब वो सेकेंडरी में जाएगा तो सेकेंडरी में बेसिकली क्या प्रेजेंट होगा, कोलोइडल एंड डिजॉल्व। किस चीज का? ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कुछ भी हो, कोलोइडल और डिजॉल्व फॉर्म में हो तो वो आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जाएगा। तो इन प्राइमरी ट्रीटमेंट द फर्स्ट इज स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में आप इस तरह से मान लो कि छकनी लगा लो, छकनी लगा करके वेस्ट वाटर यहाँ से गुजारो तो ये निकल जाएगा। या फिर आप कुछ ब्लेड टाइप आपका हो और ये ब्लेड टाइप में इसको ऐसे घुमाते रहो तो ये बड़े साइज के पार्टिकल भी कटता है कम न्यूटन में। ग्रिड चेम्बर में सिर्फ इनऑर्गेनिक को टारगेट करेंगे, इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड, ओके। और प्राइमरी में किसको टारगेट करेंगे, ऑर्गेनिक सस्पेंडेड, ओके। तो अब एक एक यूनिट को हम लोग डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट स्क्रीनिंग। अच्छा, एक बार देख ले ओवरव्यू। स्क्रीन क्या करता है, बड़े साइज के पार्टिकल को हटाता है, राइट। कम्यूनिटर क्या करता है, श्रेडिंग, मतलब वो छोटे छोटे टुकड़े में उसको काटता है, राइट। और ग्रिड चेम्बर इनऑर्गेनिक को हटाता है। इक्वलाइजेशन टैंक भी कहीं कहीं यूज़ कर लेते हैं। बेसिकली आपका जो फ्लो रेट में जो फ्लक्चुएसन है ना, वो फ्लक्चुएसन हम चाहते हैं कि आपका जो ट्रीटमेंट यूनिट है उसमें फ्लक्चुएसन ना जाए। तो कभी मान लो डिस्चार्ज ज़्यादा आ रहा है, कभी कम आ रहा है, तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं कि एक इक्वलाइजेशन टैंक बना लेते हैं जहाँ पे ये जो फ्लो रेट का वेरिएशन है उसको दूर किया जा सके, और हम वहाँ पे स्टोर करके फिर आगे जो फ्लो को भेजेंगे वो कांस्टेंट रेट पे भेजते हैं। तो कहीं कहीं इक्वलाइजेशन टैंक भी यूज़ करते हैं। और फिर प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक जहाँ पे आप सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर को हटाते हो। बेसिकली यहाँ पे क्या है, सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर, सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। मेनली ऐसा नहीं है कि सस्पेंडेड इनऑर्गेनिक भी होगा, पर सस्पेंडेड इनऑर्गेनिक तो आप ऑलरेडी ग्रिड चेम्बर में हटा चुके हो। कुछ हो सकता है यहाँ पे आ जाए, बहुत माइनर, ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है। तो मेनली आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट में, आप प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में आप क्या बोलोगे, सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर आर रिमूव्ड। एक एक यूनिट को देखते हैं डिटेल में। ये आपका कैसा है, मान लो कि ये इधर से वेस्ट वाटर आ रहा है, ठीक है, और आपका मान लो कि ये वेस्ट वाटर का लेवल है, राइट, ये ऐसा है, इतना लेवल तक में ये वेस्ट वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक। ये आप अगर ये एलिवेशन है, ठीक है, दिस इज द एलिवेशन,
एलिवेशन में ये इतना इतना फुल होकर के मान लो फ्लो हो रहा है, एंड दिस इज द प्लान। मतलब अगर आप ऊपर से देखते हो, ऊपर से टॉप व्यू अगर करते हो तो वो प्लान, ठीक है। तो एलिवेशन में देखोगे तो आपने क्या किया कि मान लो ये वेस्ट वाटर आ रहा था और आपने क्या किया, ऐसे करके यहाँ पे आप देखो यहाँ पे आपने ऐसे करके बहुत सारे बार्स लगा दिए, ठीक है, बार्स लगा दिए, और वो बार्स से होता हुआ वेस्ट वाटर गुजरेगा और बड़े साइज के पार्टिकल यहाँ पे रुक जाएंगे। ये आपका एट सर्टेन एंगल थीटा आप लगा सकते हो, राइट। और आप टॉप व्यू में देखोगे तो वो आपको कैसे दिखेगा, मान लो इतने बहुत सारे बार्स हैं, बहुत सारे बार्स हैं, और ये बार्स से होता हुआ गुजरेगा, बड़े साइज के पार्टिकल वहाँ पे रुक जाएंगे। स्क्रीनिंग करते वक्त हम क्या करते हैं कि मान लो जो मेरा वेलोसिटी उस समय होना चाहिए, वो वेलोसिटी बेसिकली 1 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वेलोसिटी आप बहुत ज़्यादा दे दोगे वहाँ पे, तो वो वहाँ पे जो स्क्रीनिंग होना था वो वहाँ पे स्क्रीनिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है। कम अमाउंट ऑफ ये बड़े पार्टिकल्स स्क्रीन हो पाएंगे, इसलिए वेलोसिटी को हम 0.1 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा नहीं रखते हैं। और अगर आप मान लो कि वेलोसिटी को कम कर दो, मान लो इट इज़ लेस देन द सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी अगर बहुत कम हो गया तो आपको पता है सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी से अगर वेलोसिटी कम हो तो वहाँ पे आपका जहाँ पे स्क्रीन है ना, वहाँ पे आपको दिखेगा कि नीचे बहुत सारे डिपोजिशन हो गए, बहुत सारे डिपोजिशन हो गए। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि ज़्यादा डिपॉजिट हो, इसलिए जो स्क्रीनिंग यूनिट में जो वेलोसिटी रखते हैं, इट शुड बी नॉट वेरी हाई सच दैट स्क्रीनिंग हो ही ना, और ना ही बहुत कम जिससे कि वहाँ डिपोजिशन बहुत हो जाए। तो इस रेंज में बेसिकली आप रखते हो कि सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी होना चाहिए और 1 मीटर पर सेकेंड से कम होना चाहिए। दूसरा कि जब आप यहाँ पे स्क्रीन करते हो तो देखो आपने क्या किया, पहले तो वो फ्रीली फ्लो हो रहा था, अब आपने वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन लगा दिया। तो जैसे ही आप वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन लगा देते हो वहाँ पे हेड लॉस होता है, राइट, हेड लॉस। तो ये जो हेड लॉस होता है बेसिकली आपका स्टार्टिंग में जब आपका स्क्रीन में कुछ भी वहाँ पे फंसा हुआ नहीं है उस समय एक हेड लॉस होगा, और जैसे जैसे वहाँ पे कुछ मैटर्स वहाँ पे फंसते जाएंगे आपका हेड लॉस क्या होगा, इंक्रीज होता रहेगा। तो स्टार्टिंग में जो हेड लॉस है वो मान लो 0.15 मीटर इतना हेड लॉस रखते हैं, और मान लो कि हेड लॉस जब क्लॉग्ड हो गया उस समय हम चाहते हैं कि ये इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.3 मीटर, ठीक है। तो इससे अब मान लो कि हेड लॉस आपका 0.3 मीटर हो गया, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा स्क्रीन में काफ़ी कुछ वहाँ पे फंस चुका है, तो उसको हम क्या करते हैं कि उसको दूर कर लेते हैं। उसको कैसे दूर करते हैं, एक सिंपल सा है, मान लो कि ये आपका स्क्रीन है, ठीक है, ये उंगली स्क्रीन है, और मान लो कि ये इस तरह का एक दांत जैसा कुछ होता है, और ये मान लो स्क्रीन इस तरह से होगा, तो यहाँ से आप ऐसे लगा करके इसको ऐसे ऐसे ऊपर करके जो आपका क्लॉग हो चुका है उसको आप दूर कर सकते हो, राइट, इस तरह से दूर कर सकते हैं। ये जो स्क्रीनिंग होता है, ये स्क्रीनिंग भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, राइट। ये एक को कहूँ मैं कोर्स स्क्रीन, और एक को कहते हैं फाइन स्क्रीन, राइट, फाइन स्क्रीन। कोर्स स्क्रीन में आपका लंबा लंबा इस तरह से कुछ रॉड्स होगा और स्क्रीन कर रहे होंगे, और फाइन स्क्रीन में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आपका बेसिकली कुछ वायर मेश, ठीक है, वायर का मेश हो सकता है, या फिर परफोरेशन या परफोरेटेड डिस्क, ठीक है। वायर मेश मतलब जैसे आटा छाकने के लिए आप देखना कि कभी घर में छकनी जो होता है तो वो क्या वायर मेश है, तो फाइन स्क्रीन उस तरह का भी हो सकता है, और परफोरेटेड डिस्क भी हो सकता है। मान लो कोई डिस्क है उसमें छेद 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 बहुत सारा छेद है, तो वो जो छेद है इस तरह से आपका फाइन स्क्रीन होता है। और कोर्स स्क्रीन बेसिकली आप ऐसे ही एट अ सर्टेन एंगल, मान लो इधर से वेस्ट वाटर आ रहा है, एट अ सर्टेन एंगल आपने स्क्रीन लगा दिया और वो टेढ़ा थोड़ा ऐसा होता है, और इसको मैनुअली भी हम ऐसे करके साफ कर सकते हैं, या कोई मैकेनिकल इक्विपमेंट भी लगा के हम साफ करते हैं बेसिकली। तो क्लीनिंग कैन बी मैनुअली और मैकेनिकल। बेसिकली कोर्स स्क्रीन अगर है तो मैं आपका मैकेनिकल नहीं, ये मैनुअल कर लेते हैं, राइट, और फाइन स्क्रीन है तो मैकेनिकल कुछ सिस्टम आप वहाँ पे लगा सकते हो। जो कोर्स स्क्रीन है ये बेसिकली जब आपका स्पेसिंग जो बार है उसके बीच में स्पेसिंग अगर ग्रेटर देन 10 mm, ठीक है, ये जो आपका मान लो ये एक बार है, ये एक बार है जो आपने टॉप व्यू से देखा था, ये अगर स्पेसिंग अगर 10 mm से ज़्यादा हो जाए,
तो उसको कोर्स कह लेते हैं, और फाइन है जब बहुत छोटा छोटा है। तो फाइन में हेड लॉस क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, तो देखें स्क्रीनिंग के बारे में। इट इज़ द फर्स्ट यूनिट ऑपरेशन, राइट, इट इज़ द फर्स्ट यूनिट ऑपरेशन। क्यों? कोर्स जो सस्पेंडेड सॉलिड है उसको दूर करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्यों भाई, और स्क्रीनिंग को क्यों लगाते हैं? देखो स्क्रीनिंग को इसलिए लगाते हैं, मान लो कोई बड़े साइज के पार्टिकल है, वो गया, अब वहाँ पे आपका पंप वगैरह हो सकता है, पंप में जाके वो फंस गया, पंप को खराब कर दिया, ठीक है। इसलिए सबसे पहले हम स्क्रीन करके बड़े साइज के पार्टिकल को हटा सकते हैं। और क्या, कोई वैल्व है तो वैल्व में जाके बड़े साइज के पार्टिकल जाके वहाँ पे फंस गया, कपड़ा वपड़ा आ रहा है बहता हुआ, वो जाके फंस गया, क्लॉग कर दिया, उसको जैम कर दिया। तो इसलिए हम स्क्रीनिंग बेसिकली पहले ही कर लेते हैं, ताकि आपका जो पंप है उसका डैमेज ना हो, पंप का डैमेज ना हो, या फिर आपका जो वैल्व्स है उसका क्लॉगिंग ना हो, ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमने देखा था कितना, वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन सेल्फ क्लींजिंग एंड लेस देन 1 मीटर पर सेकेंड, ओके। हेड लॉस के लिए हम फार्मूलाज यूज करते हैं। ये आपका हेड लॉस का फार्मूला देखिए, दिस इज द फार्मूला यूज फॉर हेड लॉस, जहाँ पे H इज द हेड लॉस, W इज द बार शेप फैक्टर। अब जो बार आप यूज कर रहे हो वो बार का शेप कैसा है, या तो वो सर्क्यूलर बार है या फिर वो आपका रेक्टेंगुलर बार है, ठीक है, उस पर भी वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए अगर आपका रेक्टेंगुलर बार होगा तो उसके लिए बीटा, इट इज़ अ कांस्टेंट, राइट, उसका वैल्यू सब दिया हुआ है। और W इज द विड्थ ऑफ बार फेसिंग द फ्लो, ठीक है, मतलब फ्लो जिधर से आ रहा है, ध्यान देना, फ्लो इधर से आ रहा है और इधर जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मान लो कि ये मेरा बार है, ठीक है, ये मेरा एक बार अगर मैं ले रहा हूँ, फ्लो इधर से आ रहा है, तो ये होगा विड्थ। हो सकता है ना कि ये टेपर होकर के यहाँ पे विड्थ कम हो जाए, इधर से मान लो ये टेपर होकर विड्थ इधर कम हो गया, तो ये जो होगा विड्थ फेसिंग द फ्लो, ये वाला विड्थ लेंगे W, राइट। एंड B इज द क्लियर स्पेसिंग, B इज द क्लियर स्पेसिंग, HB इज द हेड लॉस ड्यू टू वेलोसिटी, ठीक है, मतलब वेलोसिटी हेड लॉस, दैट इज V²/2G। V अगेन, V क्या है, अप्रोच वेलोसिटी, मतलब जो वेलोसिटी इधर से आ रहा है यहाँ का वेलोसिटी, ठीक है, जो यहाँ पे होगा स्क्रीन होते समय जो वेलोसिटी होगा वो यहाँ के वेलोसिटी से क्या होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा, ज़्यादा होगा ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि एरिया आपने यहाँ पे कम कर दिया है, एरिया कम करोगे, डिस्चार्ज तो सेम आ रहा है, तो एरिया कम करोगे तो यहाँ वेलोसिटी बढ़ जाएगा, तो यहाँ का वेलोसिटी इज ग्रेटर। जो अप्रोच वेलोसिटी है, यहाँ का वेलोसिटी जस्ट आने से पहले यहाँ का जो वेलोसिटी होगा दैट इज v, एंड थीटा इज द एंगल, मतलब एक पर्टिकुलर एंगल पे आप स्क्रीन को लगाते हो ना, तो इतना कुछ अगर पता है तो आप हेड लॉस निकाल सकते हो, राइट। अब इतना कुछ ना करके अगर इतना कुछ नहीं भी पता हो तो एक सिंपल फॉर्मूला है जिससे भी हम लोग हेड लॉस निकालते हैं, दैट इज हेड लॉस इज इक्वल टू 0.0729 इंटू V², दैट इज मान लो V स्क्रीन का स्क्वायर माइनस V अप्रोच का स्क्वायर, ठीक, दिस विल बी द फॉर्मूला। अगर कुछ नहीं पता हो तो ये फॉर्मूला आपको, बस आपको क्या जानना है कि अप्रोच वेलोसिटी क्या है और स्क्रीन में वेलोसिटी क्या है, तो आप हेड लॉस इससे भी निकाल सकते हो। लेट्स डिज़ाइन अ स्क्रीन चेम्बर। गेट में स्क्रीन चेम्बर के डिज़ाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने नहीं देखा है, बट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस इसको डिज़ाइन एक बार कर लेते हैं, राइट। क्या क्या डाटाज गिवन है, Q average is equal to 20 million liter per day, that is 20 into 10 to the power 6 liter per day। फिर Q mean is 12 into 10 to the power 6 and Q maximum यानी कि Q max is 30 into 10 to the power 6, ओके।
तो पहले यूनिट कन्वर्सन कर लेते हैं, सबको मीटर क्यूब पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आता है आपका 0.231 मीटर क्यूब पर डे, एंड दिस इज 0.139 मीटर क्यूब पर डे, एंड दिस विल बी 0.347 meter cube per day. Fine. Now let us design the screen chamber. कुछ चीज़ें पहले एज्यूम कर लेते हैं। तो आवर एजम्पशंस, पहला इंक्लिनेशन, थर्टी डिग्री, किसके साथ? हॉरिजॉन्टल के साथ। ओके, मतलब ये जो आपका स्क्रीन होगा वो हॉरिजॉन्टल के साथ में 30 डिग्री एंगल बनाएगा। फाइन। दूसरा, साइज ऑफ बार का साइज कुछ ले लेते हैं। मान लो कि 10 mm इंटू 50 mm, ठीक है। ये जो 10 mm है, मान लो दिस इज द फेसिंग द फ्लो, फेसिंग द फ्लो, ठीक है। मतलब फ्लो अगर इस साइड से आ रहा है तो दिस विल बी 10 mm। नेक्स्ट, स्पेसिंग ले लेते हैं। स्पेसिंग इज इक्वल टू 30 mm। फाइन, ये तीनों हमने ले लिया। और कुछ वेलोसिटी नॉर्मल टू द स्क्रीन, नॉर्मल टू स्क्रीन, इसको ले लेते हैं 0.3 मीटर पर सेकेंड एट एवरेज फ्लो, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पे हम जो डिज़ाइन कर रहे हैं वो, मान लो कि ये अगर आपका स्क्रीन है, राइट, इफ दिस इज द स्क्रीन, इफ दिस इज द स्क्रीन, ठीक है, एट अ सर्टेन एंगल, और आपका मान लो इधर से फ्लो हो रहा था, तो वेलोसिटी में परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन, मतलब ये वाला वेलोसिटी मैं कंसिडर कर रहा हूँ 0.3 मीटर पर सेकेंड, ये वाला वेलोसिटी। तो अगर ये वाला वेलोसिटी है तो अगर मैं डिस्चार्ज, तो आपको पता है एवरेज पे, और आप वेलोसिटी से डिवाइड करोगे तो कौन सा एरिया मिलेगा? ये वाला एरिया मिलेगा। ये वाला एरिया में भी कौन सा एरिया? जो एरिया खाली है वही है ना, जो एरिया जहाँ पे बार है वहाँ से फ्लो थोड़ी जाएगा, तो जो खाली वाला एरिया है वो वाला मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पे द नेट submerged area, net submerged area of screen opening, ठीक है, वो कितना मिलेगा? इज इक्वल टू, ये हो जाएगा Q एवरेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, कितना लिया आपने? 0.3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आएगा आपका Q एवरेज कितना था? Q एवरेज वाज 0.231, 0.231 मीटर क्यूब पर सेकेंड एंड डिवाइडेड बाय 0.3, this will come out to be 0.77 मीटर स्क्वायर। कौन सा एरिया मुझे मिला? ये एरिया। ये एरिया में जो ओपनिंग है वो, ठीक है, यहाँ पे जो ओपनिंग है जहाँ जहाँ से आपका वाटर फ्लो कर जाएगा, दैट एरिया वी हैव गॉट। नाउ अगर मैं बोलूँ कि वेलोसिटी एट मैक्सिमम फ्लो, इसको भी कुछ एज्यूम कर लेते हैं, मतलब अलग अलग वेलोसिटी के लिए देखते हैं हम लोग। इसके लिए अगर हम एज्यूम करें तो मैक्सिमम फ्लो के लिए आपका वेलोसिटी हम ले सकते हैं 1 से तो कम लेना है, तो 0.75 मीटर पर सेकेंड, ओके। और यहाँ पे अगर मैं एरिया निकालूँ तो यहाँ पे हो जाएगा, दिस विल बी Q मैक्स बाय 0.75। तो यहाँ से आ रहा है Q मैक्स कितना था? 0.347 डिवाइडेड बाय 0.75। तो यहाँ से एरिया आ रहा है आपका 0.46, ओके।
तो एक एरिया आपका आया जब आपने एवरेज लिया था, देन इट वाज 0.77 और यहाँ पे 0.46 राइट मीटर स्क्वायर। तो इसको कंसिडर कर लेते हैं 0.77 मीटर स्क्वायर को। तो लेट अस टेक एरिया एज टेक ओपनिंग एरिया इज इक्वल टू 0.77 मीटर स्क्वायर। फाइन। अब अगर मैं ओपनिंग विथ डिवाइडेड बाय टोटल विथ, इसको अगर देखूं तो ये क्या आ रहा है, देखो अगर मान लो कि आपका दिस वाज द टोटल विथ राइट, ये अगर आपका टोटल विथ है और इसमें आपने क्या किया, आपने स्क्रीन लगाए। तो स्क्रीन अगर मान लो कि 3 स्क्रीन लगाया, 1 2 3 लगाया, तो टोटल देखो स्पेसिंग कितना हो गया। आप इधर से कोना से थोड़ी लगाओगे, इधर से ही तो लगाओगे स्क्रीन ना, तो हो गया। अगर 3 लगाते हो तो 1 2 3 4 हो गया। अगर n नंबर ऑफ स्क्रीन आप लगाते हो तो ये टोटल ओपनिंग विथ कितना हो जाएगा, n+1। तो यहाँ पे ये अगर मैं लिखूँ तो ये ओपनिंग विथ, यहाँ से अगर मैं लिखूँ ओपनिंग विथ हो जाएगा आपका n नंबर ऑफ स्क्रीन के लिए n+1 इंटू एक विथ के लिए आपने कितना लिया था 30 mm राइट। और टोटल विथ अगर मैं बोलूँ, टोटल विथ कितना हो जाएगा, ये n+1 है राइट। ये हो जाएगा टोटल विथ n+1 इंटू 30 प्लस, अब ये जो बार है, ये बार का अपना भी विथ है, वो हमने बार का विथ कितना लिया है, मान लो कि ये बार का विथ है आपका 10 mm। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका n इंटू 10, ठीक है, ये आपका रेशियो। अगर मैं यहाँ पे n इज इक्वल टू 20 से 30 के बीच में लेता हूँ तो अप्रॉक्सीमेटली ये जो रेशियो है ना, ये रेशियो आता है आपका 0.76। मान लो n इज इक्वल टू 30 में ले रहा हूँ तो इट विल कम आउट टू बी 0.76 राइट। अब अगर मैं आपको, अगर ये दोनों विथ का रेशियो पता है तो अगर मैं ओपनिंग एरिया बाय टोटल एरिया, ये कितना होगा, ये होगा 0.76 राइट। और ओपनिंग एरिया आप ऑलरेडी निकाल चुके हो तो इससे आप टोटल एरिया निकाल सकते हो। टोटल एरिया विल बी इक्वल टू ओपनिंग एरिया हमारा कितना आया था, व्हाट वाज आवर ओपनिंग एरिया, 0.77 राइट। 0 कितना था ओपनिंग एरिया, 0.77। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.77 डिवाइडेड बाय 0.76 ओके। तो टोटल एरिया आपका आता है यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर स्क्वायर राइट। अब देखो ये 1 मीटर स्क्वायर कौन सा एरिया आया, ये जो स्लैंटिंग एरिया है वो आया। अगर मैं पूछूं कि व्हाट विल बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्क्रीन, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा हो जाएगा, ये वाला वर्टिकल एरिया। तो वर्टिकल एरिया हम चाहे तो निकाल सकते हैं। मान लो कि अगर आपका ये जो एरिया है ये आया है मेरा 1 मीटर स्क्वायर राइट, और आपका ये एंगल आपको पता है 30 डिग्री। तो अगर मैं ये वाला एरिया निकालूं क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा, दैट विल बी 1 sin 30। तो अगर मैं बोलूं क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी इक्वल टू 1 into sin 30 degree and this will come out to be 0.51 मीटर स्क्वायर ओके। अच्छा, अब अगर मुझे क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल गया, एवरेज फ्लो भी पता है मुझे, तो मैं जस्ट जानना चाहता हूं कि व्हाट विल बी द फ्लो इन द स्क्रीन चैम्बर, ठीक है। फ्लो अगर मैं निकालूं तो उस समय का मैं वेलोसिटी जानना चाह रहा हूं। तो वेलोसिटी अगर मैं बोलूं तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो मैं निकाल सकता हूं। वेलोसिटी ऑफ फ्लो विल बी इक्वल टू डिस्चार्ज Q डिवाइडेड बाय एरिया राइट। और डिस्चार्ज, एवरेज डिस्चार्ज कितना था मेरा 0.231 और यहाँ पे एरिया आया 0.51 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0.45 मीटर पर सेकेंड ओके।
अब मैंने ये क्यों निकाला, क्योंकि मैं सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी के साथ में कंपेयर करना चाह रहा हूँ। ये मान लो अगर मेरा सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी 0.42 है तो ये ग्रेटर देन मेरा 0.42, अगर ये सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी है, वी सेल्फ क्लिनजिंग, तो देखो इससे ज़्यादा है, मतलब ठीक ठाक है वेलोसिटी सेल्फ क्लिनजिंग से कम नहीं होना चाहिए था, वो जस्ट मैंने एक चेक कर लिया। अब ये सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी कैसे आया है वो मैं यहाँ पे जस्ट स्किप कर रहा हूँ, राइट। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ बार्स, तो नंबर ऑफ बार्स अगर मैं लेट n इज इक्वल टू 30, नंबर ऑफ बार्स अगर मैं 30 लूँ तो ग्रॉस विथ कितना आया, ग्रॉस विथ मतलब टोटल विथ दैट इज सो ग्रॉस विथ विल बी, अगर 30 नंबर ऑफ बार्स है तो ये बार का 30 इंटू ईच बार वाज 10 mm, राइट। तो उसको अगर मीटर में लिखूं तो 0.01, ठीक है, ये बार का हो गया। और 30 नंबर ऑफ बार्स अगर है तो स्पेसिंग कितने हो गए 31, तो प्लस 31 और स्पेसिंग कितना था वो 30 mm, राइट। तो दैट वाज 0.03, ओके, एंड दिस विल कम आउट टू बी 1.23 मीटर। दिस इज द ग्रॉस विथ। अब अगर ग्रॉस विथ आपको पता है तो मैं पूछूं व्हाट विल बी द डेप्थ ऑफ फ्लो, तो वो भी आप बता सकते हो। तो डेप्थ ऑफ फ्लो देखते हैं क्या आएगा, डेप्थ ऑफ फ्लो विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी, द क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना था मेरा 0.51, तो 0.51 दैट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाय 1.23 दैट इज द विथ, and we will get the depth to be 0.414 मीटर, ओके। अब थोड़ा सा डेप्थ जितना आया है उतना ही नहीं रखते हैं, थोड़ा सा ऊपर में एक फ्री बोर्ड दे देते हैं, ठीक है। फ्री बोर्ड अगर मैं 0.3 का दे दूं तो मान लो कि ये टोटल विद डेप्थ कितना रख सकता हूँ, टोटल डेप्थ इज इक्वल टू 0.414 प्लस 0.3, ठीक है। ये जो 0.3 है ये अगर मान लो फ्री बोर्ड, ओके, तो ये कितना आता है, ये आता है आपका अप्रॉक्सीमेटली 0.71 मीटर, ठीक है। तो मान लो टोटल विथ में दे देता हूँ कितना 0.75 मीटर, राइट। 0.75 मीटर विथ हो गया, और आपका टोटल जो विथ था, सॉरी डेप्थ हो गया ये 0.75 मीटर, और टोटल विथ था मेरा 1.23 मीटर, ओके। सो यू हैव सक्सेसफुली डिजाइन्ड द स्क्रीन चेम्बर। अब कुछ चेक कर लेते हैं, एक चीज़ रह गया, स्लोप, बेड स्लोप। तो बेड स्लोप हम कैसे निकालते हैं, बेड स्लोप मैनिंग्स लगा लेते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू 1/n r टू द पावर 2/3 s टू द पावर 1/3, राइट। अब सिर्फ बेड स्लोप आप निकाल लो तो आपका डिज़ाइन फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूं कि व्हाट विल बी आर निकाल लेते हैं, आर विल बी इज इक्वल टू एरिया बाय पेरीमीटर, ठीक है। एरिया कितना आएगा, मैंने लिया है कितना, डेप्थ इज इक्वल टू 0.414, ठीक। यही मैं डेप्थ के लिए एरिया कैलकुलेशन में तो इसको ही कंसिडर करूंगा, फ्री बोर्ड वाला कंसिडर नहीं करूंगा, ठीक है। दैट इज द एरिया जो वाटर, जो वेस्ट वाटर फ्लो हो रहा है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, टोटल का नहीं। तो दिस विल बी into 1.23 that was the width, this is will be the area, and perimeter के लिए हो जाएगा आपका width का दुगना, सॉरी डेप्थ का दुगना, 0.414 इंटू 2 प्लस 1.23, राइट। मान लो कि ये आपका ऐसा है, तो ये टोटल वेटेड पेरीमीटर कितना होगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये दिस विल बी द वेटेड पेरीमीटर, यहाँ से यहाँ पूरा, यानी ट्वाइस डेप्थ प्लस विड्थ। तो यहाँ से आपका आर का वैल्यू आता है 0.251, ओके, राइट। अब ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी आपका 0.45 मीटर पर सेकेंड, एन का वैल्यू अगर आप ले लो 0.013, आर हम कैलकुलेट कर चुके हैं 0.251, तो इन सब से आपको एस मिल जाएगा, बेड स्लोप, राइट। तो बेड स्लोप मिल गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल गया, वेलोसिटी भी आपने चेक कर लिया, वहाँ पे सब कुछ चेक हो गया।
अब इसके बाद में एक रह जाता है कि आपका हेड लॉस कितना हुआ है। तो आप हेड लॉस के लिए जो फॉर्मूला था वो जो था बीटा एंड समथिंग समथिंग, वो फॉर्मूला लगा करके आप हेड लॉस कैलकुलेट करके देख सकते हो। हेड लॉस के लिए हमने देखा था कितना 0.15 मीटर, और जब क्लॉग्ड हो जाए उस समय 0.3 मीटर, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे भी चेक करके आप देख सकते हो। अगर सब डाटा नहीं है अवेलेबल तो आपका वो जो फॉर्मूला था जहाँ पे अप्रोच वेलोसिटी एंड वेलोसिटी थ्रू स्क्रीन, वो फॉर्मूला लगा के भी आप हेड लॉस चेक कर सकते हो। Okay, so this is for screen chamber. Next we will see grid chamber. Okay, thank you very much.